और वो कौन सा है? वो ये है, आपके सामने लिखा हुआ, अलीगढ़ मूवमेंट इंजेक्टेड अ न्यू लाइफ in the dead body of the Muslim nation and helped to regain its lost glory and prestige. अब इसमें तीन पहलू हैं, आप इसको देखो। अलीगढ़ मूवमेंट इंजेक्टेड अ न्यू लाइफ, ये एक पहलू हो गया इसका। इसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ मस्ट लिखना है इंट्रोडक्शन के बाद, कि अलीगढ़ मूवमेंट ने एक नई लाइफ दी, किस में? इन द डेड बॉडी ऑफ द मुस्लिम नेशन, इन द डेड बॉडी ऑफ द मुस्लिम नेशन। ये क्या है? ये एक पैराग्राफ आप देंगे इसमें। एंड हेल्प्ड टू रीगेन इट्स ग्लोरी, टू हेल्प्ड, और ये तीसरा पैराग्राफ देंगे इसके अंदर, ये टू इट्स ग्लोरी एंड इट्स प्रेस्टीज। तो अब आपको समझ लगी। बाकी एक इंट्रोडक्शन पहले और बाद में कंक्लूजन। आपके 5 पैराग्राफ्स में आपका 40 मिनट्स में होने वाला बड़ा जबरदस्त ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन कोई सा बना के, जैसे लॉजिकल स्टार्ट या उसकी बैकग्राउंड दे दे। फिर उसके बाद डेड बॉडी, क्योंकि डेड बॉडी ऑफ द मुस्लिम नेशन, यानी कि मुस्लिम के ऊपर डिक्लाइन कौन सा आया, ज़ाहिर इंट्रोडक्शन। और फिर अब आपने नई लाइफ के बारे से पहले तो बताएंगे ना कि किस तरीके से डिक्लाइन आया और बेड़ागर्क मुसलमानों को किस तरीके से हुआ। डेड बॉडी ऑफ द मुस्लिम नेशन की बात करनी है, और वो कैसे करना है? मुस्लिम डिक्लाइन। जब मुस्लिम डिक्लाइन था तो फिर कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर 1857 लॉस। जो मुस्लिम डिक्लाइन आया है 18th सेंचुरी में, दैट वाज पॉलिटिकल डिक्लाइन एसोसिएटेड विद मॉरल डीजेनरेशन। तो दोनों चीजें साथ में। जब पॉलिटिकल डिक्लाइन आता है तो उसके साथ सबसे पहला इंपैक्ट जो पड़ता है वो इकोनॉमी को पड़ता है, और फिर उसके बाद आपका जब इकोनॉमी के हाल बुरे हो जाएं तो जो गरीब इंसान होता है, जिसके बाद दाने कोई नहीं होते, उसके कोई मॉरल्स नहीं होती, तो फिर उसके बाद मॉरल डीजेनरेशन स्टार्ट होती है। तो मॉरल डीजेनरेशन और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन, वो वो दोनों साथ में लेकर चलती हैं 18th सेंचुरी में। तो 18th सेंचुरी में वो डिक्लाइन आ रहा है। लास्ट डिच एफर्ट इन 1857 टू किक द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया फेल्ड कंप्लीटली। तो फिर ये फेल हो गई। तो फिर उसके बाद क्या आया? फिर उसके बाद सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़, उसके बारे में बताना है कि वो ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज क्या लेके आए, यानी एजुकेशन, लॉयल्टी एंड पॉलिटिकल अलूफनेस। ये 3 मेन आइडियल्स हैं सर सैयद अहमद खान के, और इसी के गिर्द सारी जिंदगी उनकी घूमती है। के अजीज ये कहते हैं, के अजीज क्या कहते हैं कि सर सैयद अहमद खान की जिंदगी के 3 आइडियल्स हैं। उन 3 आइडियल्स को अचीव करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, और उस मूवमेंट का प्लेटफॉर्म कहां से था? अलीगढ़ से था, इसलिए अलीगढ़ मूवमेंट भी कहते। तो सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट क्या है? एक ही चीज है, और ये 3 आइडियल्स हैं, वो एजुकेशन, लॉयल्टी, पॉलिटिकल अलूफनेस, ये तीनों उन्होंने स्टार्ट किए। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हेल्प्ड टू री, किस तरीके से इन्होंने रीगेन इट्स लॉस्ट ग्लोरी, अपनी खोई हुई अजमत को कैसे इन्होंने अचीव किया, उसके बाद ये पैराग्राफ आप बांधेंगे। तो मैंने कितने पैराग्राफ बनाए? पहले बनाया इंट्रोडक्शन, फिर बनाया मुस्लिम डिक्लाइन यानी डेड बॉडी ऑफ द मुस्लिम नेशन, ठीक है जी। फिर तीसरे नंबर बनाया इंजेक्टेड अ न्यू लाइफ, इंजेक्टेड अ न्यू लाइफ यानी सर सैयद अहमद खान, और कौन से आइडियल्स ये, और किस तरीके से इंजेक्ट की नई लाइफ, रिवाइवलिज्म कैसे किया, और नीचे कंक्लूजन। ये इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और 1 2 3 पैराग्राफ, 40 मिनट्स में आपने क्वेश्चन खत्म करना है। 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने हैं। इसके लिए चाहे घर में प्रैक्टिस करो, क्योंकि अक्सर औकात जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती, पेपर में जाके बैठते हो तो पहला सवाल 1.5 घंटे में खत्म हो रहा होता है। आप समझिए कि आप कंपटीशन की लाइन से बाहर होते जा रहे हो, और जिनका पहला सवाल 1.5 घंटे में खत्म होता है, उनका आखिरी सवाल 1 पैराग्राफ में खत्म होता है। तो हमारे एक मास्टर साहब थे, वो कहते होते थे, यानी वो जो प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब थे, वो कहते थे, लो जी पुत्रो, 5 सवाल अद्धे, बेहतर ने 4 सवाल पूरे। क्या मतलब? 5 क्वेश्चंस
you have done half the length of the question you have done. A better than 4 questions complete you have done. क्योंकि वो जो आखिर में 20 नंबर आपने खो दिए ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है या उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि आप 5 सवाल करते हो, उसमें थोड़ा बहुत छोड़ भी देते हो, शॉर्ट कर लेते हो, लेकिन आपको पता है कि आपको 100 नंबरों से ही मिलेंगे। लेकिन जब आप एक सवाल छोड़ दिया तो इसका मतलब 80 नंबरों से आपको मिलेंगे। तो आपने कुछ इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है कि जो स्टेटमेंट में कहा है वो तो कम से कम पूरा करें ना हम, फिर उसके बाद अगली बात को करेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे? थोड़ा बैकग्राउंड दे दोगे अलीगढ़ मूवमेंट का। वही बैकग्राउंड मुस्लिम डिक्लाइन भी बन सकता है, आप इन दोनों को भी मिला सकते हो, लेकिन चूंकि मुस्लिम डिक्लाइन की जब बात करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इंट्रोडक्शन एक छोटी सी स्टेटमेंट इसको बना सकते हो। ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी को एलैबोरेट कर सकते हो 4-5 सेंटेंसेस में, ठीक है। और मतलब मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे सकता हूँ, आप इससे डिफरेंट भी बना सकते हो, डजंट मैटर। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो परफेक्ट ही है, मैं तो आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, आप इससे भी बेहतर बना सकते हो। फर्स्ट करो मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूँ और इसी को मैं एलैबोरेट करता हूँ। तो मैं एलैबोरेट इसको क्या कहूंगा, कैसे करूंगा, उसको मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि मिलिटेंसी एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म promised a sort of revolution in 18th century, in 18th and 19th century, but it failed to achieve its purposes of reviving Muslim political and socio-economic glory. And then, after the last ditch effort of 1857, this religious and militant movement shifted, yes, switched over to progressive and educational movement. And this educational movement was led by uh, the likes of Sir Syed Ahmad Khan. And we achieved the strength from within. ठीक है, thus the success story started या success started, ये इस तरीके से। यानी कि क्या है, आपने यही चीजें कि किस तरीके से हम जिहाद की तरफ और आउटवर्ड चेंज की कोशिश कर रहे थे कि दोबारा से रिवाइव किया जाए अपनी सोसाइटी को, जैसे शाह वलीउल्लाह हैं और उसके बाद बाकी भी रिफॉर्मर्स हैं। तो वो जो मिलिटेंट मूवमेंट थी, इट फेल्ड इमीडिएटली, यानी कि टू अचीव इमीडिएट पर्पसेस। लेकिन जब इसने शिफ्ट किया एजुकेशनल मूवमेंट, तो एजुकेशनल मूवमेंट मेजर जो अलीगढ़ मूवमेंट की सूरत में चली, और भी बहुत सारी मूवमेंट थी, लेकिन अलीगढ़ जो एजुकेशनल मूवमेंट जो थी वो बाहर की तब्दीली नहीं थी, वो अंदर की तब्दीली थी कि अंदर से मुसलमान सोसाइटी को तब्दील किया जाए। तो वो बड़ी कामयाब रही, जब अंदर से स्ट्रेंथ मिली तो फिर हमने अपनी लॉस्ट ग्लोरी को अचीव किया। वही सल्तन, वही जो स्टेट थी जो सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद हासिल करके खो बैठे, हमने इस एजुकेशनल मूवमेंट की वजह से वो स्टेट पाकिस्तान की सूरत में ली और जो क़यामत वाले दिन तक रहेगी इंशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि अपने आप को अंदर से मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने फर्ज करे ये इंट्रोडक्शन बना लिया, फिर आप थोड़ा मुस्लिम डिक्लाइन की बात कर लेंगे कि किस तरीके से डेड बॉडी बनी, उसकी बात कर लेंगे। मतलब बहुत सारी रीजंस हैं जिसके लिए मुसलमानों का इन्हितात हुआ, जिसमें स्टैग्नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन भी शामिल है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, आप में प्रोग्रेस नहीं थी, आप साइंस टेक्नोलॉजी में पीछे थे, आपकी मॉरल डिजनरेशन थी। और फिर उसके बाद 1857 जो है वो कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट थी। उसके बाद तो मुस्लिम्स they were feeling quite disappointed of their or hopeless of their future, and even they were further cornered into the society by the British uh, pick and execute policy। और उसमें क्या हुआ, हिंदूज को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। डिलिबरेटली दे स्टार्टेड सपोर्टिंग हिंदूज इन ऑर्डर टू
make them dominate us because we the Muslims weren't coming in line. On the other hand, Sir Syed Ahmad Khan knew, और ये जो 1857 की जो का जो debacle था, that was a hope in a way, that was a blessing in a way, because the Muslims stopped looking behind at Mughals. Those who were the dead horse, but the Muslims still had the hope when they were alive. But now the Mughal chapter had ended. The Muslims could not see behind to revive or to flog the dead horse. Now it was the last nail in the coffin, 1857 war. And now Muslims had only one choice: to look ahead, to look forward. And looking ahead was Sir Syed Ahmad Khan, who was a progressive leader. So it was a blessing in disguise. फिर सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ के बारे में बताएं कि उनकी जिंदगी के 3 आइडियल्स थे। मॉडर्न एजुकेशन, उनको पता था कि मुसलमानों की डिक्लाइन का सबसे बड़ी रीजन क्या है? एजुकेशन। हमारे पास एजुकेशन नहीं थी, हम आगे नहीं पढ़ सके, हमारा माइंड क्रिटिकल नहीं बन पाया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए। तो एजुकेशन, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप या गुड रिलेशंस विद द ब्रिटिश बिकॉज दे वर द रूलर्स नाउ। Confrontation was not at all the way forward for the Muslims, because Muslims were in a minority, and when the majority was standing with the British, I mean, they did not need Muslims to get along. That is why this was very necessary for Sayyid Ahmad Khan to indicate to them, if you were not there, Hindus would be there, and your true competitor was not British but the Hindus, because British tomorrow or the next day would leave India, and would leave India with Hindus behind, and your true competition would be with Hindus. If you did not show your loyalty to the British would promote Hindus, and Hindus would dominate you forever. और फिर उसके बाद कभी भी आपके हाथ में हिंदू। तो ये बहुत जरूरी था उनको बताना कि how important loyalty was for their interests. It wasn't the interest of the British. ठीक है, some people say that he fought for the interests of the British and he was a puppet in the hands of the British. Even the Hindus and Congress, they abused him, and even many ulamas or Deoband movement, which was generated in defiance to Aligarh's ideals, they even accused Sir Syed Ahmad Khan to play around the fingers of the British. But whatever the matter was, whether he was pro-British or anti-British, one thing was obvious, that he was pro-Muslim, because he used his goodwill with the British to strengthen the position of the Muslims in India. That is why these 3: education, loyalty, and then political aloofness. He wanted the Muslims to stay away from politics. Why? Because he knew very well, if Muslims remained in politics, they are the emotional souls, and politics is the name of the confrontation with the rulers. And this time when he was talking about loyalty and building bridges with the British, confrontation was not at all suitable for their interests to pursue in India. That is why he wanted Muslims to keep away from politics, because he knew politics is not the old politics. Politics today is the constitutional politics. Unless they got educated, they could not fight well with the Hindus on constitutional grounds. And Hindus were cunning, they were more educated, they would easily exploit the Muslims. So that is why all of these things are very necessary. Number one, education, modern education, loyalty, and political aloofness. And then significance in reviving glory. What was the reason for that movement? If you talk about education, loyalty, and political aloofness, all of these 3 are considered to be the trinity of ideas. Trinity is a Christian concept. It means 3 of them are same, and they lead to only one path, that is the righteous path. One is God, another one is Son, and the third one is Holy Soul, Holy Spirit. These 3 are the same. अब जो है ये एक ही तरफ लेके चलती हैं, righteousness, right path की तरफ लेके चलती हैं।
So all of these three, they were the trinity of ideas, and they would lead the Muslim society towards one destination, and that destination was reviving their confidence, to regain the confidence in the Muslim society. तो वो significance है. How did it regain the glory of the Muslims, the lost glory of the Muslims? How did it regain? I mean, all that thing. Number one, Aligarh supplied the elite educational class. That elite educational class actually formed Muslim League and became vanguard of it, and then later on they ran political movement for Pakistan. All that was about Aligarh movement. Even top class Muslim political leaders, they either came from Aligarh or from its influence. Had there not been Sir Syed Ahmad Khan, Jinnah would never have turned or shaped into Quaid-e-Azam. Iqbal wouldn't have gained glory as Allama. Liaquat Ali Khan could never have been generated. फिर उसके बाद आप देख लें मुस्लिम लीग के जो फाउंडर्स थे, चाहे वो नवाब सलीमुल्लाह हों, चाहे वो वकारुल मुल्क हों, चाहे वो और भी दूसरे थी, वो सारे के सारे अलीगढ़ से आए हैं. आपके जो है खिलाफत मूवमेंट के जो रूह रवा थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, he was the teacher, and before it I think was a graduate from it. फिर उसके बाद अल्लामा नदवी वो टीचर हैं वहाँ, सॉरी, जिन्होंने लखनऊ में स्टार्ट की थी, बड़े मशहूर मौलाना शिबली नुमानी, वहाँ से बहुत सारी लॉट जो है वो सेंट्रल इंडिया से जो लीडरशिप दी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मूवमेंट की, वो सेंट्रल इंडिया में ही तो अलीगढ़ है. सेंट्रल इंडिया तो मेन इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल लीडर था हमारा पाकिस्तान का. तो रिवाइव कैसे किया ग्लोरी? एजुकेशन बहुत अच्छी हुई, हम आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते थे हिंदू कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट से. हमने जो है फिर एक बड़ी जबरदस्त सक्सेसफुल बैटल लड़ी. हमने ब्रिटिश को अपने साथ मिलाया अपनी स्ट्रेटजी के साथ, अलीगढ़ की स्ट्रेटजी के साथ, कि आप अच्छे ताल्लुकात बनाएं. और ब्रिटिश ने जब अच्छे ताल्लुकात हमारे साथ बन गए तो 1905 में पहले आधा बंगाल दिया, ईस्ट बंगाल मुसलमानों को दिया, हिंदुओं को पेचश लग गए. फिर उसके बाद 1906 में शिमला डेपुटेशन गया तो सेपरेट इलेक्टोरेट व्हिच वाज द टॉप मोस्ट डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स, वो दी मुसलमानों को. फिर उसके बाद ब्रिटिश ने 1909 के एक्ट में माना कि सेपरेट इलेक्टोरेट हिस्सा है, और इस तरीके से मुसलमानों को फेवर्स मिलती कि 1935 तक. और एटलीस्ट उसके बाद फिर एट लास्ट उसके बाद फिर मुसलमान पाकिस्तान मूवमेंट और पाकिस्तान लेके छोड़ा. एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द एजुकेटेड लीडरशिप एंड नॉट द कैवलियर जनरल्स और मस्कुलर टाइप जो वॉरियर्स होते, उसके जरिए से पाकिस्तान नहीं मिला. पाकिस्तान वी गॉट थैंक्स टू द एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट लीडर्स जैसे कायद-ए-आज़म है, who could understand constitution, because it was a constitutional battle with the Hindus. That was not at all a muscular kind of a battle. अच्छा चलो ये हो गई. तो सिग्निफिकेंस इस अलीगढ़ मूवमेंट की क्या है? उसकी ये है कि इनने रिवाइव की ग्लोरी. सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी को आर्टिकुलेट किया सबसे पहले हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के बाद, वो बनी पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा. सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले कहा कि वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं चल सकती है, क्योंकि यहाँ हिट्रोजेनस सोसाइटी है, होमोजेनस सोसाइटी नहीं है जैसे यूरोप में है. तो इस वजह से यहाँ पे ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें मुसलमान मुसलमानों को वोट दें, हिंदू हिंदूज को वोट दें, सेपरेट इलेक्टोरेट. वो बाद में पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा बनी. सर सैयद अहमद खान ने कहा कि उर्दू को बचाने की जो वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की वॉर नहीं, पूरे कल्चर की वॉर है. उर्दू को सेव करने की वॉर सर सैयद अहमद खान ने 1867 से लड़नी शुरू की. वो किसका बना? वो फिर बना बाद में पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा. जब भी मुसलमान बात कर रहे थे कल्चरल राइट्स को हमारे सेफगार्ड किया जाए, तो इसका मतलब है उर्दू को सेफगार्ड किया जाए. और पाकिस्तान बनते ही हमने फिर उर्दू को नेशनल लैंग्वेज भी करार दी. तो ये हमने फिर रिवाइव की ग्लोरी, कॉन्फिडेंस को रिवाइव किया कि हम हिंदूज की आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान की बात कर सकें. अदरवाइज मुसलमान तो उनके साथ खड़े होके बोल भी नहीं सकते थे. इस तरीके की बात है. राइट भी. तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ लग गई होगी किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को लेके चलना है. 40 मिनट आपके पास होंगे, बड़ी हद 5 मिनट की आपके पास
गुंजाइश हो सकती है, उसकी फ्रीडम ले सकते हो, लेकिन 40 मिनट को रख के जहन में आपने पहले इस स्टेटमेंट को तोड़ना है कि इसके कितने हिस्से हैं, उसकी आपने क्या बनानी है, एक छोटी सी आउटलाइन, और एक एक आउटलाइन के ऊपर एक एक पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन 3-4-5 लाइनों के, और बीच वाले एक एक पैराग्राफ बनाएं, आपके 40 से 45 मिनट पूरे हो जाएंगे। अगर आप धुआंधार स्टार्ट करोगे तो फिर कोई नहीं समय लगेगी, फिर जाए जितना मर्जी लिखते जाओ, फिर तो किताबें आपने अगर पढ़ी है तो वो भी अजाब बन जाता है कि यार मैं खत्म कहां से करूं, इतना मेरे पास मटेरियल है कि मैं खत्म। फिर आपको अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि यार ये इसके ऊपर मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ देना है, पैराग्राफ बड़ी हद एक सफे का, इससे ज्यादा नहीं। तो ज्यादातर अच्छा क्वेश्चन होता है 3 से 4। वैसे लोगों के लिखने का स्टाइल भी फर्क होता है, कुछ बड़ा बड़ा लिखते हैं, कुछ छोटे छोटे लिखते हैं, कोई बीच में गैप दे के लिखते हैं, वो आपको अपना पता होगा। 40 मिनट्स में आप कितना खत्म कर सकते हो, आप 3 सफ़े खत्म कर सकते हो, ये सारी चीजें उसमें शामिल की हैं, आपका वेल एंड गुड। आपने 12 सफ़े लगा दी और ये सारी चीजें पूरी नहीं की है तो 6 नंबर से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। आपने 2.5 सफ़ों में सारा कर लिया और ये सारी चीजें, सारे मसाले उसमें पूरे किए जो स्टेटमेंट में मौजूद है, तो इसका मतलब है आपको 12 नंबर भी मिल जाएंगे, चाहे वो 2.5 सफ़े में पूरा किए। और मेरे पास कई स्टूडेंट्स आए हैं जो पेपर करके देती हैं, 2.5-2.5 3-3 सफ़ों में बेहतरीन क्वेश्चन लिख जाते हैं, ना एक बोटी ज्यादा ना एक बोटी कम। तो कई ऐसे भी आते हैं बहुत पढ़े लिखे जिन्होंने किताबें किताबें पढ़ी होती हैं, लेकिन क्वेश्चन उनको हैंडल करना नहीं आता, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि उनके लिए अजाब बन जाती है। और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा मैं ये भी लिख दूं, मैं ये भी लिख दूं, मेरा एग्जामिनर फुड़क के मर जाए। कोई नहीं फुड़क के मरता, बल्कि वो फुड़का देता है आपको पकड़ के। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले 2 ठीक हैं, ये 2 क्वेश्चंस ठीक है, बाकी हम